हेलो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। ठीक है बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया था। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर उसे भी करना है आपको। और जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। तो मैं बेटा अब स्टार्ट करने वाला हूँ इंटीग्रेशन। क्या बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन की। ये ठीक है, इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा हम। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रल है क्या। बेसिकली इंटीग्रेशन को मैं ऐसे याद कर सकता हूँ कि इंटीग्रेशन को याद कैसे करूँ। वेट करना 2 मिनट, जरा मैं इसे बंद कर दूँ, गेट बंद कर दूँ, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सबसे पहले बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव थ्योरम की। एंटी डेरिवेटिव थ्योरम। ये क्या होती है? बेसिकली ये कहती है कि डेरिवेटिव का जस्ट इनवर्स यानी उल्टा, है ना, जस्ट अपोजिट इंटीग्रल होता है। अब कैसे याद करने में इंटीग्रेशन? सुने याद करो। जैसे मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता था कॉस एक्स, ठीक है। क्या होता था? कॉस एक्स। अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रल कर दूं डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो यही आ जाएगा इसका आंसर, इज इक्वल टू साइन एक्स। अब प्लस सी और आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है बेटा। अभी आप याद करें क्यों आता है, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल याद करें। इंटीग्रेशन में ये सी आएगा ही आएगा, लेकिन शर्त यह है कि इंडेफिनिट होना चाहिए। इंडेफिनिट मतलब यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे लिमिट ना हो, ना यहाँ पर हो ना यहाँ पर हो, सिंपल ऐसे सांप जैसा बना हो, ठीक है। सेकंड, मान लो मैं बोल दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, लॉग एक्स कितना होता था बताइए? ये होता था 1 अपॉन एक्स। अगर मैं इसका ही इंटीग्रल कर दूं तो बोलूंगा कितना? log x प्लस सी, ठीक है। ऐसी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या बोलते थे बेटा? हम बोलते थे sec स्क्वायर x। तो अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कर दूं तो tan x ही आएगा भैया, tan x प्लस सी। मैंने d अपॉन dx ऑफ e टू बार x किया तो e टू बार x ही था। अगर मैं इस e टू बार x का इंटीग्रल कर दूं तो e टू बार x प्लस सी ही आएगा, ठीक है। मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, cos x करूं कितना होता था? डेरिवेटिव ऑफ cos x होता था माइनस साइन x। अगर मैं इस माइनस साइन x का डेरिवेटिव इंटीग्रल कर दूं तो ये cos x ही आएगा। क्या आएगा? cos x। ये नेगेटिव इधर ले आएंगे तो याद कर लेंगे ये नेगेटिव बेटा, ये वाला जो नेगेटिव है ना इधर आ जाएगा तो क्या आएगा? sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम इनको अपोजिट करके हम याद भी कर सकते हैं। तो हमारे कुछ फॉर्मूले ये आ गए बेटा, तो याद कर लो। साइन एक्स का इंटीग्रल यानी कि अब याद कर लेंगे, पहला फॉर्मूला आपका ये बन गया। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी होता है, सब में सी और आएगा, ठीक है। बस हमारी एक इसका जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डीएक्स। ये होता है बेटा एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस सी। ये सी तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में आना ही आना है। इंडेफिनिट वो होते हैं जिसमें कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं दी होती। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अगर मैंने कोई लिमिट नहीं दी तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जो, ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। मैं और कुछ बताता हूँ आपको। मैंने इनको रख कर दिया, ठीक है, मैंने इनको रख कर दिया। अब और देखिए, मान लिया मैंने बोला इंटीग्रल करिए इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल टू पावर n dx। उसने बोला भाई इसका इंटीग्रल करो, तो अब क्या करेंगे? सुनिए आप जरा ध्यान से। याद है अभी इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? x टू पावर n का x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो इसे x मान लो, इसे x मान लो। x टू पावर n का क्या होता है इंटीग्रल? a टू पावर x ax प्लस b टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है x का? a। डेरिवेटिव में कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रल में कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे। मैंने बताया ना एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप बोलोगे इनटू, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे a से और प्लस सी लिख देंगे, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx कीजिए। तो आप बोलोगे अच्छा सर साइन x का इंटीग्रल तो मैंने बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या था? ये बेटा माइनस का cos x प्लस सी था, तो इसका हो जाएगा बेटा माइनस का साइन 5x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट डिवीजन में आएगा, प्लस सी लिख देंगे, ठीक है बेटा। आराम से कॉपी करते रहे। कितने लोगों का
बहुत बढ़िया बात, मैंने इसे रब कर दिया मैंने इसे रब कर रहा हूँ बेटा, मैंने इसे भी रब कर दिया भाई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, नहीं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स, ठीक है, dx। उसने बोला भैया इसका इंटीग्रल करो, क्या करो, इंटीग्रल करो। तो आप बोलोगे अच्छा सर इसका इंटीग्रल करना है, तो सुने आप, इंटीग्रल में कोई डिवीजन लॉ नहीं लगता, ये नहीं फर्स्ट और सेकंड वाला जो लगता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ नहीं लगता है। तो कोशिश ये करना है कि डायरेक्टली सॉल्व करके कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो जितने फॉर्मूले आपको याद हो वो दिमाग में रखें। तो देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स dx हो गया बेटा। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल का होता है, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बेटा, log x। क्या बताया था, log x। क्या बताया था, log x, और प्लस सी लिख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, बस समझ में आ रही है। फिर मैंने फिर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला भाई इंटीग्रल कीजिए 1 अपॉन 3x प्लस 2 dx का। तो आप बोलोगे अच्छा सर, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx है, शर्त है इसके साथ नीचे x हो, चाहे 2x प्लस 3 हो, चाहे 3x माइनस 5 हो, चाहे 4x प्लस 2 हो, लेकिन नीचे x की पावर 1 होनी चाहिए, शर्त है 1 होनी चाहिए, और ऊपर कोई कांस्टेंट हो 1 2 3 a b c, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर हमेशा लॉग होता है। तो देखो जब नीचे x दिख जाए, तो लॉग तो होता ही है, तो लिखेंगे लॉग 3x प्लस का 2, लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 डिवाइड कर देंगे प्लस c, आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। मैंने फिर बोला बस समझ में आ रही बेटा, मैंने फिर बोला 1 अपॉन 3 माइनस 2x dx, इसका इंटीग्रल कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे x है, नीचे अगर x होगा तो log तो आना ही है, log 3 माइनस का 2x। बेटा ये मॉड जो लगा रहा हूं ना, ये मॉड, जैसे log मैं x लिख दूं तब भी कोई टेंशन नहीं है, मैं log x लिख दूं तब भी कोई टेंशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये डोमेन्स कहलाते हैं log के, और ये कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हम मॉड का मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू ही log के अंदर यूज की जाती है। तो मैं नहीं लगाऊंगा तब भी अंडरस्टूड है कि भाई ये x की वैल्यू ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसका आंसर ये आ गया, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है x का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस का 2 डिवाइड बाय प्लस c। तो मैं इसको लिख सकता हूं आंसर माइनस का 1/2 log 3 माइनस का 2x प्लस c, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर मैं और दिखाता हूं आपको, ये मैंने आपको सिंपल से क्वेश्चन लिख के दिखाया कि आप कैसे कर सकते हैं। और मान लो ये लिखता हूं, सपोज करो मैं बोल देता हूं आपसे कि ये करिए माइनस का π/4 टू π/4, ठीक है, cos 2x dx। मैंने बोला इसका इंटीग्रल करो। अब बेसिकली ये कहलाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहलाते हैं, डेफिनेट। याद कर ले बेटा, कभी भी इंटीग्रेशन में a यहाँ हो, b यहाँ हो, और यहाँ पर f डैश x हो, डैश का मतलब कुछ डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर बेसिकली fx आता है, fx आता है। इसका पहले हम इंटीग्रल करेंगे, f डैश x का इंटीग्रल fx होता है, और ये लिमिट जो है ऐसे रख देंगे, ऐसे a b। तो पहले अपर लिमिट आती है fb, फिर माइनस का लोअर लिमिट fa। याद कर लेंगे बेटा, जब भी ऊपर नीचे नंबर दिए हों a और b, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। और बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ये f डैश x को डेरिवेटिव था, उसका मैंने पहले इंटीग्रल किया, वो fx आ गया, मैंने मान लिया, उसका इंटीग्रल fx आ गया। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट डालते हैं पहले x की जगह, फिर लोअर लिमिट, ये मेरा आंसर होता है। तो देखिए बात, इसका cos 2x का इंटीग्रल मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है बताओ, ये होता है sin x। लेकिन यहाँ पर प्लस c नहीं आएगा, यहाँ प्लस c नहीं आएगा, बिकॉज इट इज द डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपने इसमें c लगा दी तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो c नहीं लगाना है, बिकॉज इसकी हमें लिमिट दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है इसका आंसर। तो आपको क्या करना है, c का यूज नहीं करना है,
जब यहाँ पर लिमिट दी हो तो cos x का कितना होता है sin x, तो डालेंगे sin 2x, cos 2x क्या हो जाएगा sin 2x, और कोफिशिएंट कितना है 2, तो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ डालेंगे लिमिट माइनस का π/4 टू π/4, ठीक है। अब देखिएगा ये 1/2 बाहर ले लो, ये हो जाएगा sin 2। अब देखो x की जगह पहले अपर लिमिट आएगी, x की जगह अपर लिमिट आएगी ना, तो जाएगा π/4 माइनस तो होता है ये sin 2, ठीक है, माइनस का π/4। मैंने क्या किया, पहले x के प्लेस पर π/4 लगाया अपर लिमिट, फिर माइनस करने के बाद x के प्लेस पर माइनस π/4 लगाया। अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, sin π/2 बचेगा। ये बेटा माइनस साइन की प्रॉपर्टी है, ये माइनस बाहर आ जाता है, ये वाला माइनस बाहर आ जाता है, याद करेंगे साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का साइन π/2, क्यों 2 से 2 कट गया, 2 2 4। ये पाई का मतलब बेटा, पाई का मतलब डिग्री में होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 को 2 से डिवाइड करूंगा 90 डिग्री आएगा, साइन 91 होता है, तो आप बोलो सर 1/2, 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2 पर, इसका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, आराम से कॉपी कर लें, ठीक है। मैं और रब कर देता हूं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए देखिए, मैंने सपोज करो एक क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रल करना है माइनस का π/2 से π/2 sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो देखिए कैसे करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता क्या है 10x, ठीक है। c नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, बिकॉज इट इज द डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट दी है, तो अब इसका हो जाएगा 10x माइनस का π/2 और π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan π/2 माइनस tan माइनस का π/2, ठीक है। थोड़ा मैं पेन चेंज कर रहा हूँ बच्चों, मैंने फिर दूसरा नया पेन ले लिया आप लोगों के लिए, नए बच्चे, नई बात, नया जमाना, नया पेन। तो tan π/2 मतलब पाई मतलब 180 को 2 से डिवाइड करूंगा 90, तो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, माइनस का ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस tan π/2, तो ये भी नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड, तो आंसर आया नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। मैंने इसको भी रब कर दिया, ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, बात समझ आई। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे, मान लिया मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, ये x एक्सिस है, ये t मान लो इसे, t और ये x, पार्टिकल चलता जा रहा है ना। बल्कि ऐसे मत करो, अभी इसको ऐसे नहीं करते, मैं सीधी इक्वेशन देता हूँ, क्योंकि वो फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में xt का ग्राफ क्या देता है, बेसिकली जो xt का स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है या स्पीड देता है ना। तो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू दी है 3t + 1, मैंने बोला एक पार्टिकल जो चल रहा था, एक पार्टिकल भाग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ उसका एक्सेलरेशन दिया 3t + 1 मीटर/सेकंड², क्या मीटर/सेकंड²। मैंने बोला भैया बताओ t = 2 सेकंड्स बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सुनिए, जब भी a से निकालना हो v, a से वेलोसिटी निकालनी तो a को लिखते हैं dv/dt, हमें पता है, = 3t + 1 dt, इधर ले जाएंगे, dv = 3t + 1 dt। इसका इंटीग्रल कर देंगे बेटे, क्या कर देंगे, इंटीग्रल। ये d मैंने बताया था, इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे को उल्टे होते हैं, इस d से ये इंटीग्रल कट जाएगा, बचेगा v, वेलोसिटी आ गई भाई। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, देखिए 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t dt प्लस यहाँ भी आएगा 1 dt। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से देखना भैया, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हमेशा x होता है, ठीक है, 1 dt t होता है। क्यों होता है देखो जरा,
मान लो मैं 1 dt की बात करूं, 1 dt की बात करता हूं, 1 का मतलब हो जाएगा t टू पावर 0 dt। मैं इंटीग्रल बता रहा हूं 1 का, आपको याद कर लेना है। 1 dt को लिख सकता हूं t टू पावर 0, और फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो फॉर्मूला था। तो t टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये हो जाएगा t टू पावर 1 अपॉन 1, यानी कि t आ गया। तो याद कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, ये 1 है, ये आएगा t टू पावर 1 प्लस 1, t टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने, ये वाला लगा दिया। प्लस 1 dt का क्या होता है, हमेशा 1 का होता है t, ऐसे याद कर लो। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल तो x होना चाहिए, t का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल t होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने t लिख दिया। ये हो जाएगा बेटा t3 t स्क्वायर बाई 2 प्लस t। मैंने कब बोला, t इज इक्वल 2 पर, तो वेलोसिटी जो आएगी t इज इक्वल टू 2 पर वो आ जाएगी 3 इंटू 2 टू द 4 अपॉन 2 प्लस 2, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 8 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया जी। ये इसकी वेलोसिटी है, ये बेसिकली सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज होती हैं। इंस्टेंटेनियस क्या बला है मैं आगे बताऊंगा, मेरे लेक्चर देखते रहे, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और आपको सारे लेक्चर देने वाला हूँ A to Z। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मैं मैथ्स की क्लास भी लेनी है, मैं मैथ्स का भी अब लेक्चर बनाने वाला हूँ, मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों बेटा दोनों के लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2, तो ये जाएगा बेटा मैंने सॉल्व किया, मेरा आ गया 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, अभी कंटिन्यू है क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, जो मेरी वेलोसिटी आई थी, मेरी वेलोसिटी कितनी आई थी, v आई थी 3/2 t स्क्वायर प्लस का t, ये आई थी वेलोसिटी। अगर मैं इसको फिर लिख दूं dx बाई dt, तो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस का t, dt दे जाऊंगा तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस का t, बाहर इधर dt। अब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, क्या जाएगा x, ये होगा 3, ये जाएगा t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसका इंटीग्रल कर दिया t स्क्वायर का, ठीक है, प्लस t की पावर 1 है, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अरे भाई मैंने इसका इंटीग्रल किया है सीधा, x बार n का इंटीग्रल, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ 1 है तो हो जाएगा t टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब ये सॉल्व कर लेते हैं और बस मेरा एक आंसर आ चुका है। वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड, जब 2 टाइम जो दिया है 2 सेकंड दिया है, ठीक है। x आएगा डिस्प्लेसमेंट 3/3 t क्यूब प्लस t स्क्वायर बाई 2, 3 को मार दिया t क्यूब प्लस का t स्क्वायर बाई 2, ये आ गया x। x की वैल्यू निकाल ली, जब t की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो डालेंगे 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 प्लस का 4/2, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बेटा मैं ना। ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 10 मीटर पर, सॉरी मीटर ओनली मीटर, डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा। तो 2 टू द 4 तो 8, 2 टू द 4 2 कैंसिल हो गया, 10 मीटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरा पार्टिकल, मैंने जो पार्टिकल को दिया था एक्सेलरेशन दिया था टाइम के, ठीक है, टाइम के साथ जो मैंने एक्सेलरेशन दिया था, अगर वो पार्टिकल चल रहा था, उसका एक्सेलरेशन था टाइम की रिस्पेक्ट में, तो उससे वेलोसिटी जो निकाली 2 सेकंड बाद, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जब 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो उसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड, मैंने दिखाया था पीछे। और उसी टाइम में एक्सेलरेशन देखा गया तो वो आया, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट देखा गया, वो अपनी ओरिजिन से कितना दूर चला गया, तो अब उसे 8 वो इसका मतलब ये हुआ वो सपोज 10 मीटर चला गया। कितना मीटर चला गया, 10 मीटर चला गया, बस समझ आ गया, ठीक है भाई। चलिए जी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपका लगभग इंटीग्रेशन खत्म सा हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डायमेंशन शुरू कर दूंगा, डायमेंशन शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में बेटा। तो देखिए आप जरा एक और लिख लीजिए, r टू इंफिनिटी gmm अपॉन x स्क्वायर dx। उसने बोला भाई इसका इंटीग्रल करो, क्या करो, इंटीग्रल। तो सुनिए आप, g है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या है g, क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m क्या है मास ऑफ द अर्थ, m इज व्हाट मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। x कोई चेंजेस है, x का डिस्टेंस है कोई। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म बाहर ले जाएंगे, g m बाहर आ गया, m आ गया, इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी, इसको x पावर -2 dx लिख दूं,
ठीक है। तो बेटा GMM, अब देखिए इसमें लगाऊंगा फॉर्मूला -2 + 1, इंटीग्रल कर रहा हूं ना बेटा, -2 + 1, और यहाँ हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या बचेगा GMM, यहाँ बचेगा x² - 1 अपॉन -1 r टू इन्फिनिटी। मैं और थोड़ा सॉल्व करता हूँ, माइनस का GMM 1 अपॉन x r टू बार इन्फिनिटी। देखिए बेटा ये -1 बाहर ले गया, और ये x² -1 को लिख सकता हूँ, x² -1 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट। x के प्लेस पर रखते हैं बेटा, x के प्लेस पर रखते हैं। 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है बेटा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस GMM अपॉन r। इट इज द आंसर, इट इज द इंटीग्रेशन हो गया। आराम से कॉपी कर लीजिए बेटा, वो कह सकता है इसका इंटीग्रल करो, मतलब बहुत सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटीग्रल का। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाउ टू इंटीग्रेट द गिवन क्वेश्चन। सपोज एक और ले लो, ठीक है, एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला इंटीग्रल कीजिए, इंटीग्रल करिए 1 to 4 x² प्लस x अपॉन, क्या दे दूं, मान लो मैं दे देता हूं x² प्लस x कट जाएगा, चलो 1 अपॉन x। मैंने बोला इसका इंटीग्रल करो, तो सुनो बेटा, मैंने बताया कोई डिवीजन का लॉ तो होता नहीं है इसके अंदर, इसे आप पहले सिंप्लीफाई करें। आप इजी करके सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये चीज ध्यान दें, इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेशन a प्लस का b प्लस c प्लस d अपॉन m आ जाए सपोज, तो आप अलग अलग कर ले, a अपॉन m प्लस का b अपॉन m प्लस c अपॉन m प्लस का d अपॉन m, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो मैंने यही सोचा कि यार ये दो है, अकेला अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन 1 to 4 x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x dx, इससे ये उड़ गया। इंटीग्रेशन 1 to 4 ये हो जाएगा x प्लस का 1 अपॉन x dx। अब मैं इसका इंटीग्रल कर दूंगा, ये हो जाएगा बेटा x² 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और 1 अपॉन x का मैंने बताया था हमेशा log x होता है बेटा। ये लिमिट आ गई 1 to 4, ठीक है। ये हो जाएगा x² 2 प्लस का log x, ये लिमिट आ जाएगी 1 to 4, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाया है इसको, लेकिन आप आराम से इसको पढ़ के केवल नोट्स बना लीजिए इसके, और एक एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा बीच में जब मैं आपके एग्जाम वगैरह होते हैं तो मैं और बीच में वीडियो डालता रहूँगा, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, कैसे करेंगे सॉल्व देखिए। मैंने इसको भी रैप कर दिया बेटा, सुनिए। अपर लिमिट डालेंगे पहले बेटा, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का log 4, ये अपर लिमिट आ गई। देखिए जहां जहां x था वहां मैंने अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस क्या किया, लोअर लिमिट, 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस log 1। मैंने हर जगह पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 16/2 प्लस का log 4, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का ये हो जाएगा बेटा 1/2, और log 1 हमेशा 0 होता है, 0। केमिस्ट्री पढ़ते होंगे आप, log 1 0, log 10 1, log 100 2 एंड सो ऑन। तो हो जाएगा बेटा 8 प्लस का log 4 माइनस का 1/2 आंसर, ठीक है बेटा। तो मैं समझता हूँ आपका, मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि आपके इंटीग्रल और डिफरेंशियल के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो बेटा मैं यहीं आपका ये वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सी यू अगेन, ठीक है, ओके बाय।